जिस डिस्प्ले की फॉर्म में होने चाहिए। ये दुनिया जो है वो डिस्प्लेस की बातें कर रही है, हमें इस तरफ होना चाहिए। फिर एक चीज़ आ गई कि डिस्प्ले हम कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे जी, वो मल्टी फंक्शन कलर डिस्प्ले MFCD। मेरा कॉन्सेप्ट वो था, क्योंकि उस वक्त तक तो F16 भी ब्लैक एंड वाइट ही था। और ये अब एक तरह से F16 मैं उससे भी आगे जा रहा था, क्योंकि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी को मैं आगे बढ़ता देख रहा था कि अब मल्टी फंक्शन कलर डिस्प्ले, MFDs की बात ना करो, MFDs F16 में थे, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, यानी एक टच करो तो उसी डिस्प्ले पे और फंक्शंस आ जाएंगे, फिर फलां चीज़ टच करो तो उसी डिस्प्ले पे और चीज़ें आ जाएंगी। वो तो उसका कनेक्शन है ना पीछे। जबकि उससे पहले आपको पता कि अगर एक गेज है तो वो एक ही चीज़ बताता है। गेज है, हाँ। तो उस दुनिया से तो हम बहुत आगे जा चुके थे। F16 में ये सब कुछ मैं देख चुका था, इसीलिए हम कहते थे कि F16 अगली जनरेशन का जहाज़ है। ये वो रवायती जहाज़ नहीं है, ये गैर रवायती जहाज़ है। बहुत बड़ा जंप था उसको मास्टर करते हुए, फ्लाई बाय वायर को मास्टर करना पहले तो हमें बहुत बड़ा झटका था। जब हम यहाँ पाकिस्तान से गए तो वो फ्लाई बाय वायर हमारे लिए झटका था। आपने सिर्फ अपना प्रेशर देना है फिंगर्स का, कोई चीज़ मूव नहीं करनी। पहले तो मूव होता था, क्योंकि अगर उसके अंदर वो सारे मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं तो उन्होंने तो मूव करना है, आपकी फोर्स को उसने मूवमेंट के ज़रिए जज करना है। अब ये था सिर्फ प्रेशर था। तो हम कहते थे हम तो कोई चीज़ हिलाई ही नहीं, तो जहाज़ कैसे सारा हिल गया? ये जहाज़ के अंदर कंट्रोल्स कहाँ हैं जो इसको रिएक्ट करवा रहे हैं? तो पहले तो हमारे अपने माइंडसेट्स चेंज हुए, मुश्किल के साथ फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया। वो एक बहुत बड़ा काम था। अमेरिकन भी उस फेज़ में से गुजरे, वो भी रवायती फेज़ से F16 के फेज़ पर जब आए तो वो जो पायलट्स हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग करवा रहे थे, उन्होंने अपनी दास्तानें हमसे शेयर की कि घबराओ ना, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि हम पता नहीं कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा हम भी तो रवायती जहाज़ पहले उड़ाते थे। F16 ने एक बहुत बड़ा जंप दिया, टेक्नोलॉजिकल जंप, तो ये तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएगा। तो ये जब स्टेज आहिस्ता आहिस्ता मैं लेता गया इसको, तो ये कोई 2002 के आखिर में 2003 के शुरू का वाक़या है, जब मैंने सोचा कि ये F7 को, सुपर 7 को हटाओ। ये नाम जो है, ये नाम एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा कर रहा है, इसको हटाओ। ये नाम रवायती जहाज है और हम तो आगे जा रहे हैं। रवायती के अलावा रेफरेंस जो है हमारा F7 बना हुआ है, और बार बार हमें कहते हैं कि देखो F7 में तो ये नहीं है, हम तुमको इससे बढ़ के इतना दे रहे हैं। मेरा रेफरेंस F7 नहीं है, मेरा रेफरेंस अब सुपर 7 भी नहीं है, मैं उससे भी आगे चला गया। इसलिए हम इसको, जो रेफरेंस है हमारा वो F16 होगा। और जब मैंने नाम सजेस्ट किया तो F16 की बजाय F17 सजेस्ट किया, और उसकी वजह मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि F16 यानी 16 से एक नंबर ऊपर। ठीक ठीक ठीक। अमेरिका के पास F16 भी था और उनके पास F18 भी था, दरमियान में कहीं F17 छूटा हुआ था, वो हमारी किस्मत में आना था। मैंने उसका नाम F17 जो है वो उनसे इस चीज़ का मुतालबा कर दिया। और जब उन्होंने मुझसे पूरी दास्तान सुनी कि F17 क्यों, फिर मैंने खुल के बात की कि F16 एक रेफरेंस है। अब तो मैं तुम्हारे साथ वो रेफरेंस बार बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि F16 से हम आगे जा चुके हैं, तो क्या इसका नाम F17 नहीं होना चाहिए? लॉजिक था ना, मंतक था, मान गए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा फ़ायदा है कि दुनिया के सामने जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, कमर्शियल लोग थे, उन्होंने कहा तो आप बात ठीक करते हैं। मैंने कहा ओके, F17 मान गए। को एक हफ्ते बाद वो आपस में बैठ के उन्होंने को मशवरे किए, उन्होंने कहा इसके साथ जे लगा दें, जॉइंट। हाँ। वो अपना हिस्सा चाहते थे ना। हाँ। तो मैंने कहा जी मुझे तो खुशी है कि हमारे दोस्त और हमने मिलकर ये काम किया है और बड़ी मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, लगाओ जे। तो वो जे F17 बन गया। और जब जे लग गया, फिर एक वक्त वो उसी के साथ आया कि जी इसका निकनेम F16 का जैसे आपने फैल्कन रखा है, फैल्कन दुनिया भर में वो जाना जाता है, तो इसका भी हम कुछ सोचें। तो आप ही जहाँ अंग्रेज़ी के मामले होते तो कहते जी आप अंग्रेज़ी हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसका नाम रखें। फिर मैंने अपनी टीम को बिठा के हमने मशवरा किया, बहुत सारे नाम सजेस्ट किए गए। थंडर एक नाम था जो हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया। तो जो ही हमने इसको फ्लोट किया, उन्होंने कहा जी थंडर डाल। तो इस तरह ये J17 थंडर बना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फरवरी में उसने थंडरिंग की है वो तो सारी दुनिया ने देख ली।
अच्छा सर, इसमें बड़े और पुरस्राज जो है सफर है और बड़ी हैरान कुन दास्तान है, कम से कम मेरे लिए। ये तो मैंने आपको एक सिंपलीफाइड किस्म की दास्तान सुना दी है, सिंपल कर रहे हैं चीज़ों को। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में और भी बातें बताएं सर, कि आप जब यहाँ आते थे तो आप अपनी हायर ऑफिशियल्स को बताते थे कि यार हमारा ये लेवल पहुँच गया, उनको भी आप रिपोर्ट करते थे, और ये कैसे हुआ एकदम से कि आपने ये कहा कि नहीं अब सुपर 7 से हमें छोड़ देना चाहिए, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो F16 होना चाहिए और वो ज़्यादा एडवांस है। ये एक बड़ा मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था। इस तरह है कि जब भी वहाँ से हम PMR करके आते थे ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू, तो हमारे यहाँ जैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, हमारे यहाँ एक एयर बोर्ड है। ठीक, एयर बोर्ड में जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया जाता है, और इसी तरह हमारे यहाँ एक PSOs कॉन्फ्रेंस हुआ करती है जिसके अंदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो हैं एयर चीफ के, वो मिल के बैठते हैं। ठीक, वो एयरफोर्स की पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत करते हैं कि एयरफोर्स को कैसे चलाना है, पॉलिसीज़ कौन सी ज़ेरे गौर है, क्या करना है, वो PSOs की मीटिंग। और जो एयर बोर्ड है उसके अंदर हम वो काम करते हैं जिसके अंदर फील्ड से भी लोगों को बुलाया जाता है कि वो हमारे साथ शेयर करें कि फील्ड में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ बेसिस पे क्या हो रहा है, कमांड्स में क्या हो रहा है, और उसकी डिस्कशन, और जो उन तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारा लिंकेज है एयर हेडक्वार्टर और फील्ड फॉर्मेशंस के दरमियान। और जो PSOs हैं वो एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम डिस्कस करके पॉलिसीज़ बदलने के लिए हमारी वो कॉन्फ्रेंस होती है। तो वहाँ से आने के बाद PSOs मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और एयर बोर्ड कॉन्फ्रेंस, उनमें मैं अपनी पूरी प्रेजेंटेशंस देता था। ये एक तरीका कार था कि जो कुछ आप कर रहे हैं एयर बोर्ड को भी बताएं, एयरफोर्स को पता चले ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ हैं। वो तो नहीं मेरे साथ चीन जाते थे, और वहाँ पे बैठ के जो भी हम कार्रवाई मुकम्मल करते थे फॉर्म ऑफ मिनट्स में फाइलें, कागजात भरते थे और आपस में दस्तखत करते थे कि इस मरतबा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू में ये चीज़ें हुई हैं, ताकि ये सनद रहे, ताकि उनको पता हो, ये ना हो अगली मरतबा हम आए हो गए जी ये तो काम हमने नहीं किया था, दस्तखत करें। हर चीज़ पक्की करवा के वहाँ से हम वापस आते थे, और दिन रात मेहनत होती थी। फिर मेरी टीम जो है उनको उस फ्रीक्वेंसी पे लाना, उन सब का काम चेक करना, बताना ये चीज़, उनका काम चेक करना, क्योंकि वो भी तो साथ साथ लिख रहे होते थे अपनी डिपार्टमेंट में। एक वक्त पे न जाने दर्जनों मीटिंग्स चल रही होती थी। एवियोनिक्स की अलहदा मीटिंग चल रही है, एयर फ्रेम की अलहदा मीटिंग चल रही है, वेपन्स की अलहदा मीटिंग चल रही है, और जो इकॉनमी है उसके ऊपर हम अपने जो फंड्स हैं उसकी जो उसके इंचार्ज हैं वो अपनी एक अलहदा मीटिंग चला रहे हैं। तो CPD तो एक ही है, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एट वन टाइम मैं सबके साथ तो नहीं बैठ सकता था, हर एक अपने अपने स्टडी रूम्स में और जो आपके छोटे कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं उनमें बैठ के अपनी अपनी बातें कर रहे होते थे, और वो सारा एजेंडा अप्रूव होता था कि इस मरतबा एवियोनिक्स वाले जो हैं आपने इस एजेंडा पे सारे जवाब लेके आने हैं, आपस में मामले तय करने हैं। डिस्कशंस होती थी, ये बनाएंगे तो इस तरह से चलेगा। मैं एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह मैं तो सारा दिन घूमता था, और फिर आगे का भी आप देते थे कि यार ये चीज़ें मुझे चाहिए। और ये जब बात हो रही होती थी उसमें अगर कोई चीज़ फंसनी होती थी तो मुझे बुला लिया जाता था कि सर आप एवियोनिक्स वाली साइड पे आ जाएं, वहाँ एक नुक्ता फंस गया है। ठीक है जी, मैं एवियोनिक्स पे आ जाता हूँ, वहाँ फैसले की ज़रूरत है, अच्छा जी फैसला करें, तो फैसला करवाया जाता था। फैसला थे आप बैठ के, मैं सुनता था आपका क्या नुक्ता नज़र है, आपका क्या है, और फिर मैं दरमियान में बात करता था ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। वो फैसला करने के बाद उसी दिन रात को मिनट्स की फॉर्म में वो एवियोनिक्स का जो इंचार्ज है वो मुकम्मल करता था, और रात को मैं सोता नहीं था जब तक सब के जो मिनट्स हैं उस दिन के वो पढ़ न लूँ, उनको करेक्ट ना कर दूँ कि ये जो आपने ये लगन थी जो कि ये जो आपने चीज़ लिखी है इससे हमें नुकसान हो सकता है, इसके ये लफ्ज़ बदलें। कई मरतबा मैं ख़ुद बदल देता था कि ये लफ्ज़ को ऐसे इस्तेमाल करें। और चीनी जो हैं वो लफ्ज़ों में बहुत बड़े कैलकुलेटेड, वो एक लफ्ज़ के ऊपर कई मरतबा 10 मीनिंग ले आते थे कि जी इसका ये मतलब तो नहीं है, इसका ये तो नहीं है। अगले दिन हमारी इसके ऊपर बहस शुरू हो जाती थी, अंग्रेज़ी का मामला, फिर उनकी चीनी सी इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब। तो मतलब ये कि ये वो दिन जो थे, मुझे दिनों का ट्रैक ही नहीं रहता था कि मैं किस दिन आया हूँ, आज दिन क्या है, और जहन जो था वो घूमता था। ये सारी बातें सर बोझ था, बहुत बोझ था कि ये जो चीज़ बन रही है, ये पूरे कौम के दिफा, जिम्मेदारी हमने कौम के लिए एक चीज़ बनानी है, और आपको जज किया जाएगा कि 2001 2003 जो आप चीज़ बना रहे हैं, F16 50 साल पुराना, बल्कि उससे भी ज़्यादा, आज भी वो लेटेस्ट है, और मैं F16 का प्रोडक्ट हूँ। और मैंने ये अपने एयरबोर्ड को भी कहा है, मैंने PSOs को भी कहा है कि ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच पे हमारा जहाज़ बनेगा,
और जो सुपर 7 की गलतियां आई जिसकी वजह से इसको डंप किया गया, इंशाल्लाह मेरे होते हुए ये गलतियां नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट्स हैं। आपको एक तो ये सोचते होंगे सर ये इसने कौम का दिफा करना है, आप ये सोचते होंगे कि यार कल बजट अगर मिस यूज़ ना हो जाए तो ये भी मुझ पे बात आएगी, फिर आपको ये बोझ होगा कि यार ये मेरी जॉब है, इतना एतमाद किया हुआ है ऑफिशियल्स ने, क्या क्या वसवसे आते होंगे इस सफ़र के दौरान? ये सारे वसवसे आते हैं और ये जेन्युइन वसवसे हैं। मैं ऑडिटर अपने साथ अपने ओन पे लेकर जाता था कि आओ चेक करो कि हमारा जो फाइनेंशियल साइड पे सिलसिला चल रहा है उसमें किसी किस्म की एम्बेजलमेंट वाला मामला, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है। मुझे तो अपने ऊपर 100% यकीन था, पर मेरे साथ टीम भी थी और आप ऑडिट कराते रहे और ये बाकायदा हर अपने अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के आपस में चीज़ें तय करते थे, तो मुझे उसका भी डर होता था। तो इसलिए ऑडिटर हर मरतबा ऑडिटर चेंज करके लेके जाता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि नया ऑडिटर भेजें, कहीं ये ना हो कि जी इन्होंने एक ही ऑडिटर लिया हुआ था उसको भी आपस में मिला लिया साथ। तो इसलिए हर मरतबा नया ऑडिटर लेके जाना, नए से नए ऑडिटर। कभी ये नहीं कहा था कि फ़लाँ है, अगर नहीं मिलता था पुराने वाले को भी ले जाएं, मगर कोशिश करें कि नया ऑडिटर जाए ताकि कोई ऐसा इंप्रेशन पैदा ना हो कि इनकी ऑडिटर के साथ भी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है, और ज़रूरी भी नहीं था कि हर PMR में ऑडिटर आप लेके जाएं, अपने ओन इनिशिएटिव पे लेकर जाते थे कि नहीं ये हमारे हक़ में है कि ऑडिटर साइड बाय साइड हमारे जो फाइनेंशियल मामलात हैं उन पर नज़र रखें। बड़ी बात है। तो इसलिए ये फिर ऐसे तो नहीं क्लीन तरीके से सारा काम हो गया। आपने आज तक JF-17 के बारे में कोई फाइनेंशियल बंगलिंग या इस तरह की चीज़ नहीं सुनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर वापस उसी पे लौटते हैं, जब आपने उनको ये कहा